शाम ढल चुकी है। गांव की चौपाल सन्नाटे में डूबी है। दूर तक फैले खेतों पर रात की छाया पसर चुकी है। चौपाल के पास एक नीम का पेड़ है जिसकी टहनियां हवा में सरसराती रहती हैं। आसपास जमीली मिट्टी की चौखट और दूर जलते चूना चूल्हे की मंद लालिमा है। चौपाल के पास एक कुत्ता आराम से लेटा है। उसकी एक धीमी सी भौंक चारों तरफ गूंजती है और फिर खामोशी छा जाती है। चारों ओर गहरे सन्नाटे के बीच मुश्किल से हवा की सरसराहट सुनाई देती है। रवि मुस्कुराते हुए, यार ये सब कहानी फसाने हैं, आत्मा भूत की बातें हैं, असलियत में कुछ नहीं होता। मनोज संकोच से, पर मैंने सुना है लोगों के मुंह से कि शमशान घाट पर रात को बहुत अजीब चीजें होती हैं। हवा में कोई फुसफुसाता है, ताबीज हवा में उड़ने लगते हैं। छोटू हंसते हुए, हमारे यहाँ तो दाम पेच है कि जो शमशान घाट की घाटी पार कर जाता है वही असली बहादुर कहलाता है। मैं दाम लगाता हूं तीनों में सबसे बहादुर मैं ही हूं। मनोज थोड़ा डरते हुए, मैं ये सब मजाक समझता हूं यार, लेकिन देखो जरा, शाम होते ही कितनी तेज ठंडी हवाएं चलने लगती है, हवा में उछाल आता है। रवि हंसते हुए, चलो मान लिया, अगर हिम्मत दिखानी है तो यही दिखाओ। रात के 12 बजे शमशान पर मिलते हैं। चुनौती स्वीकार है, इसे हमारी बहादुरी की कसौटी समझो। छोटू जोश में, हाँ तय हुआ। मनोज तू भी तैयार रहना, हम इस चुनौती को जीत कर दिखाएंगे। मनोज निचले स्वर में, यार मुझे याद है मेरे दादा ने एक कहानी सुनाई थी। कहते हैं 25 साल पहले इसी शमशान घाट से एक बच्ची की रोने की आवाज आया करता थी, लेकिन कोई भी वहां पहुंचकर उसे नहीं पाया। छोटू, हाँ मैं भी स्कूल में सुना हूं। कहते हैं अंधेरे में एक बच्ची की परछाई दिखती थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी गायब हो गई। रवि थोड़ा गंभीर होकर, देखो हमें ये कहानियां छोड़ देने की आदत डालनी चाहिए। हर गांव में सुनसान जगहों पर ऐसी दास्तानें मिल जाएंगी, मगर सच तो वही है जो हम बनाते हैं। दोस्तों की आंखों में चमक है, पर चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। उनके भीतर एक अजीब सी चेतना है, मानो रात की भयावह दास्तां अब उनके हिस्से हो चुकी है। रात के 8 बज चुके हैं। अमावस्या की काली घटा चारों ओर पसरी है। तेज हवाएं चलने लगी है। चारों ओर इतनी घनघोर खामोशी है कि उनकी तेज धड़कनों की आवाज तब सुनाई देने लगती है। रवि, मनोज और चोटू अपने टॉर्च की रोशनी लेकर गांव के किनारे चल पड़े हैं। उनके पीछे गांव की हल्की रोशनी बुझने लगी है। सामने दूर में शमशान की झिलराती परछाई दिखने लगी है। पतली धुंध में हर पेड़ की सीमा झिलमिला रही है। पैर के नीचे कच्ची जमीन है और तेज ठंडी हवा चल रही है। अमावस्या की बदली अंधेरी छाया चारों तरफ फैली हुई है। चांद की उजली चांदनी का कोई आसरा नहीं दिख रहा। रवि आगे बढ़ते हुए, देखो कहीं रोशनी नहीं है, रास्ता सूखा सूखा है, सीधे चलते हैं, बहुत दूर नहीं जाना है। मनोज सुनो तो, एकदम सन्नाटा क्यों है? पहले कभी पूरा रास्ता इतना सुनसान नहीं था। कुछ अजीब सा माहौल है। छोटू हौसला बढ़ाते हुए, डरने की बात नहीं है मनोज, बिजली गुल है इसलिए रात का अंधेरा और गहरा लग रहा है। तुम्हारा दिमाग ऐसे खेल दे। कोई भी इंसानी आहट नहीं है। दूर तक बिखरी जर्जर कब्रगाह की सिलहटियां और पेड़ों का समूह दिखता है, मानो अब यहां जीवन का कोई चिन्ह नहीं है। रेत की चिमटी सी घास दूर दूर तक फैली हुई है। तभी दूर एक सूखे पेड़ पर चिड़ियों की चहचहाहट अचानक बंद हो जाती है। हवा की एक हल्की सरसराहट के साथ सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई देती है, मानो कोई झाड़ियों में हिल रहा हो। तीनों रुक कर देखते हैं। टॉर्च की रोशनी कुछ हलचल की छाया दिखा रही है, पर सामने झाड़ियों के अंधेरे में कुछ नहीं है। मनोज, अभी भी कुछ नहीं दिखा, लेकिन मुझे लगता है कोई हमारी पीठ पीछे खड़ा है। रवि कंधे ठुकराते हुए, इतनी अंधेरी में कोई कैसे खड़ा रहा होगा? शायद तेज हवा के झोंके हैं और पेड़ों की संध्या। छोटू, आश्चर्य से मुझे कुछ सूंघने को मिल रही है। आह, कहीं पास में कोयले की खुशबू आ रही है, मानो कोई मशाल जला रहा हो। रवि थोड़ा उत्साहित, चलो यहां आग तो जल रही है, थोड़ी गर्मी तो मिल ही जाएगी। मनोज,
हाथ थपथपाते हुए। मुझे इससे भी ज्यादा डर इस खामोशी और इस बदबू का लगता है। चलते चलते तीनों एक टूटी फूटी गली में पहुंचे हैं, जहां पुरानी कब्रें दिखती है और बीच बीच में अधबुझी चिताएं पड़ी हैं। चारों ओर फैली राख की परत से तीखी कोयले की गंध आ रही है। तेज हवा के झोंके इन राख के ढेर को उड़ाकर काफूर समान बदबू फैला रहे हैं। टॉर्च की रोशनी कब्रों पर पड़ती है। उनकी अजीब आकृतियां चारों ओर नाचने लगती हैं। चारों ओर घोर अंधेरा पसरा हुआ है। अचानक तेज हवाओं में बर्फ की तरह खून सा सिहरन फैल जाती है। अब तीनों दोस्तों की परछाइयां कब्रों के बीच पसर गई हैं। बादलों से ढकी चांदनी ने चारों ओर अंधेरा फैला रखा है। हवाओं में हड्डियों सी सरसराहट उठने लगी है। अचानक हवा की सरसराहट अनगिनत पन्नों की खड़खड़ाहट सी लगने लगी है, मानो कोई पुरानी कहानी हमें बता रही हो। वहीं दूर से मध्यम घंटी बजने की आहट सुनाई देती है। जमीन पर बिखरी राख की परतों से जलती हुई कोयले की महक आ रही है। अचानक रास्ते में किसी टूटी हुई मूर्ति के टुकड़े से उनका पैर टकरा जाता है। कहीं दूर से धीमे स्वर में सरगम की धुन सुनाई देती है, मानो कोई पुराना भजन बजाया जा रहा हो, पर देखते ही देखते वह गायब हो जाती है। मनोज डरते हुए, यार ये जगह छोड़ दो, वापस चले। रवि धीरे से आत्मविश्वास भरी आवाज में, शांत रहो, सब सामान्य है। चोटू, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें बुला रहा हो। कान में फुसफुसाती आवाज सुनने का दिखावा करता है। तभी चारों ओर का सन्नाटा और गहरा हो जाता है। हवा थम जाती है और पेड़ों की सूनी शाखाएं मनहूस लहरों में हिलने लगती हैं। दूर से किसी बच्चे की कराह सुनाई देती है। तीनों थरथराने लगते हैं। चारों ओर मानो बर्फ की हल्की बूंदें बरसने लगती है। ठंडी चमक चारों ओर फैल जाती है। मनोज कांपते हुए, सुना तुमने? उस लोरी जैसी आहट किसी बच्चे की लग रही थी। हाँ, मैंने भी सुनी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दूर पेड़ों में घंटी बजा रहा हो, पर पता नहीं कहां से। छोटू चिंतात के हुए, चलो और तेज चले, बस साथ में रहना। बीइंग पीछे मुड़कर देखते हैं, जिस रास्ते से वे आए थे वह अंधेरे में खो गया है। घने पेड़ों की झुरमुटों ने पिछला मार्ग निगल लिया है। तभी पास की एक अधजली चिता की लौ तेजी से चमक उठती है और चारों ओर रोशनी फैल जाती है। तीनों चौंक कर देखते हैं, लेकिन जैसे ही वे दौड़कर वहां पहुंचते, लौ फुसफुसाती हुई बुझ जाती है। अचानक तेज आंधी चलती है। हवाओं से उनकी टॉर्च की रोशनी भी धुंधली हो जाती है। अंधेरा और भी गहरा हो गया है। चारों तरफ का अंधेरा अब इतना गहरा है कि उनकी अपनी सांस भी कानों में गूंजने लगती है। अचानक सामने कुछ चमकीला सा दिखने लगता है। गहरी हवा के झोंके के साथ एक धुंधली रोशनी की आकृति उभरने लगती है। सामने एक फीकी सफेद साड़ी वाली महिला दिखाई देती है। उसके लंबे बाल बिखरे हुए हैं। चेहरा अंधेरे में गायब सा लगता है। सिर्फ उसके दो चमकते लाल आंखें ही दिख रही है। उसकी साड़ी की पल्लू हवा में लहराकर चारों ओर सी धुंध फैला रही है। उसके इर्द गिर्द ठंडी लहरें मंडराती है, जैसे बर्फबारी हो रही हो। प्रेतात्मा, धीमी गूंजती आवाज में, तुम यहां क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारी नहीं है। रवि डांटते हुए, हम किसी की जगह नहीं लेंगे। हम यहां सिर्फ एक चुनौती की वजह से आए हैं। छोटू घबराया हुआ, हमारी मंशा बुरी नहीं थी, मेहरबानी कर दो, हमें जाने दो। मनोज डरते हुए, हम आगे नहीं आए थे, बस वापस लौट रहे थे, हमें मत छेड़ो। प्रेतात्मा ठंडी मुस्कान के साथ, तुम यहां क्या ढूंढ रहे हो? यहां से वापस लौटना अब संभव नहीं है। जितना तुम भागोगे तुम्हारा साथ उसी रफ्तार से मिटता जाएगा। उसने कहा। चारों तरफ तेज आंधी चलने लगती है और अंधेरे की परत बिछ जाती है। हवा में धुएं और कफूर की तीखी बदबू घुलने लगती है। प्रेतात्मा के कदम से जमीन हल्की सी कंपने लगने लगती है और चारों तरफ अजीब सी सहरन फैल जाती है। रवि उतावले स्वर में, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। प्रेतात्मा की लंबी साड़ी अपने आंचल से फड़फड़ाने लगती है। उसकी परछाई जमीन पर फैल जाती है, मानो किसी ने मिट्टी पर अपनी नाव बनाना चाहा हो।
छोटू चिल्लाते हुए, भागो, हमारी तरफ बढ़ रही है। मनोज, हमें नहीं मार सकती, हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। अचानक जमीन धंसने लगती है और चारों तरफ कोहरा फैल जाता है। तीनों चौंक कर बिखर जाते हैं। अचानक अराजकता छा जाती है। तेज हवा के कारण चारों ओर धुंध छा जाती है। तीनों दोस्त स्तब्ध हो जाते हैं। उनकी नाड़ियां तेजी से भड़कने लगती हैं, पैर लड़खड़ाने लगते हैं। चारों ओर गहरा अंधेरा है। छोटू घुटनों पर गिरते हुए, नहीं हो गया होगा, मेरा पैर टूट गया है। दाम से मार पड़े, गले में से पानी खाने लगता है। उसका हाथ पकड़ते हुए, उठ, संभल कर दौड़। रवि उतावले स्वर में, भागो भागो, यहां से जल्दी भागो। वर्णन तभी अचानक जमीन के नीचे से चीखों की गूंज उठती है। पेड़ की टहनी से खड़क खड़ की आवाज आती है, मानो कोई भूली भटकी आत्मा हंस रही हो। छोटू, मुझे बचाओ भाई। मनोज उसे पीछे से खींचते हुए, खुद भी भाग, यहां से निकल। रवि गले में आवाज भरते हुए, छोड़ दो, हमें छोड़ दो। चारों तरफ अचानक तेज रोशनी फैल जाती है और सब कुछ रुक सा जाता है। चारों की परछाइयां दीवारों पर लटकने लगती हैं और फिर सब कुछ गहरा अंधेरा हो जाता है। अचानक खामोशी में एकदम घोंटती हंसी सुनाई देती है। आंखें खुलेते ही उन्हें एहसास हुआ कि वे गांव के कच्चे रास्तों पर पड़े हैं। चारों ओर ठंडी मिट्टी है और सूखा धुआं उनकी छाती में ठहरा हुआ है। जैसे ही रोशनी फिर फीकी पड़ती है, रवि और मनोज को पास के खेतों में बेसुध पाया जाता है। दूर क्षितिज पर सूरज की पहली किरणें झिलमिला रही है। रवि अचरज में, हम यहां कैसे पहुंच गए? मनोज आंखें मलते हुए, कुछ भी याद नहीं, हमें गांव पहुंचना चाहिए। नमी से भीगी मिट्टी और उनकी थकी सांसों की खनक सुनाई देती है, लेकिन आसपास अब सन्नाटा है। वर्णन सूरज की रोशनी धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी है, लेकिन रात की स्याही उनके दिलों से अभी उतरती नहीं दिख रही थी। दोनों थकान के बावजूद हाथ में हाथ डालकर गांव की ओर बढ़ते हैं, पर रात की दहशत अब भी उनके साथ चल रही है। कलियुगी भोर धीरे धीरे दस्तक दे रही है। नीले पीले सूरज की पहली किरणें आकाश में फैल रही हैं। गांव की ओर बढ़ते हुए सड़कों के किनारे हल्की रोशनी झिलमिला रही है। नई सुबह की ताजगी महसूस हो रही है, लेकिन रवि और मनोज की पीठ पर अब भी रात की गूंज पसरी है। रास्ते में कुछ ग्रामीण हल्के काम में व्यस्त दिखाई देते हैं, लेकिन कोई भी अभी तक इस रात की भयावह घटना से अनजान है। हवा में हल्की चहल पहल दिखती है, पर वे दोनों अब उस अंधेरी कहानी के बखान पर मग्न हैं। नमी से भीगी मिट्टी और उनकी थकी सांसों की खनक सुनाई देती है, लेकिन आसपास अब सन्नाटा है। सूरज की रोशनी धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी है, लेकिन रात की स्याही उनके दिलों से अभी उतरती नहीं दिख रही थी। दोनों थकान के बावजूद हाथ में हाथ डालकर गांव की ओर बढ़ते हैं, पर रात की दहशत अब भी उनके साथ चल रही है। कलियुगी भोर धीरे धीरे दस्तक दे रही है। नीले पीले सूरज की पहली किरणें आकाश में फैल रही है। गांव की ओर बढ़ते हुए सड़कों के किनारे हल्की रोशनी झिलमिला रही है। नई सुबह की ताजगी महसूस हो रही है, लेकिन रवि और मनोज की पीठ पर अब भी रात की गूंज पसरी है। रास्ते में कुछ ग्रामीण हल्के काम में व्यस्त दिखाई देते हैं, लेकिन कोई भी अभी तक इस रात की भयावह घटना से अनजान है। हवा में हल्की चहल पहल दिखती है, पर वे दोनों अब उस अंधेरी कहानी के बखान पर मग्न है। मनोज कांपते स्वर में, यार छोटू, ये कैसी जगह है? कहीं उसका कोई निशान भी नहीं है? रवि, नहीं, मैं नहीं देख पा रहा, सिर्फ यही फोन बचा है पास में। चारों तरफ शांत वातावरण है। तभी अचानक दूर से किसी कुत्ते की तेज भौंक सुनाई देती है। दोनों उम्मीद से देखने लगते हैं, लेकिन कुत्ते अपने झुंड में भौंकते हुए अंधेरे में खो जाते हैं।
मनोज, मैंने महसूस किया था, कहीं एक रोशनी की परछाई सी दिखी थी। क्या वाकई वो चोटू हो सकता है? रवि, मुझे नहीं पता, हमें अब गांव वापस जाना चाहिए। रवि उठकर चप्पल पहने बिना ही दौड़ पड़ता है। मनोज भी खड़े हो जाते हैं। तभी हवा के झोंके में बादल फटते हैं और एक मंद स्वर गूंजता है, लौट आना। मानो उनकी खोई हुई मित्र की आवाज हो। वे एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर एक साथ गांव की ओर भागते हैं। रवि धीमी सांस लेते हुए, मैं यकीन से नहीं कह सकता कि यह सब सच था या कोई दुस्वप्न। मनोज, थोड़ी राहत की सांस। चलो गांव चलते हैं, अब हमें चोटू की खोज करनी है। दोनों बिना पीछे मुड़े गांव की ओर दौड़ते हुए बढ़ते हैं। पीछे हवा में हंसी की अधूरी गूंज गूंजती है, मानो मौत अब भी उनका पीछा कर रही हो। गांव पहुंचते ही उन्हें हल्की रौनक दिखाई देती है। खेतों की हरियाली और ताजी सुबह की हवा, भीगी हुई मिट्टी पर उनके घुटनों के निशान दिखते हैं, जैसे पिछली रात की लड़ाई अभी भी बाकी हो। फिर भी उनके मन पर रात की दहशत की छाया गहरी है। अचानक दूर से एक धीमी सी आवाज गूंजती है, एक कदम, तुमने जाने क्यों। मानो अधूरी चुनौती फिर से उनके कानों में गूंज रही हो। रवि, हमें वापस गांव जाना चाहिए, जल्दी। मनोज, हमें वापस गांव जाना चाहिए, जल्दी। मनोज, उसकी व्यक्त वॉइस छूटने लगी। बस और उन एक हफ्ते एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत दे रही है। इस रात की दहशत उन्हें कभी जाने नहीं देगी।